जय हिंद। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में और जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को इससे पिछले सेशन में हमने इनिशिएट कर दिया था और हमने देखा था कि प्लेनेटरी विंड्स का जो पैटर्न है वो पैटर्न लार्जली इन फॉलोइंग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? एक लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, दूसरा इमरजेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, तीसरा माइग्रेशन ऑफ बेल्ट्स फॉलोइंग अपेरेंट पाथ ऑफ द सन, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस और पांचवा रोटेशन ऑफ द अर्थ। इन पांच चीजों के ऊपर प्लेनेटरी विंड्स का जो पैटर्न है वो लार्जली डिपेंड करता है। इसी बातचीत को आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज बोलें तो प्लेनेटरी विंड्स के मूवमेंट का ये जो पैटर्न होता है, प्लेनेटरी विंड्स के मूवमेंट का ये जो पैटर्न होता है, इस पैटर्न को ही क्या बोला जाता है? इस पैटर्न को ही जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर बोला जाता है। बेहद सिंपल, प्लेनेटरी विंड्स के मूवमेंट का ये जो पैटर्न होता है, इस पैटर्न को ही क्या बोला जाता है? इस पैटर्न को ही जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर बोला जाता है। अच्छा, जब भी जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की बातचीत होती है तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम आम तौर पे आपको देखने को मिलता होगा। ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है और इसके आगे ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट क्या कहता है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने लेवल पे समझते हैं कि ये जो जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है, इसकी कहानी क्या है। देखो, इनिशियली जब जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की बातचीत होने लगी तो कई सारी स्टडीज को कंडक्ट किया गया और कई सारे मॉडल्स को प्रेजेंट किया गया। सबसे पहले एक मॉडल प्रेजेंट किया गया जिसे बुलाया जाता है हेडली मॉडल। क्या बुलाया जाता है? हेडली मॉडल बुलाया जाता है। ये जो हेडली मॉडल है, इसको यूनिसेलुलर मॉडल भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? यूनिसेलुलर मॉडल, या फिर इसको यूनिथर्मल मॉडल भी बुलाया जाता है। ये जो हेडली मॉडल है, इसको यूनिसेलुलर मॉडल या फिर इसको यूनिथर्मल मॉडल भी बुलाया जाता है। ये जो हेडली मॉडल है, ये एकदम सिंपल मॉडल है, ये एकदम सिंपल मेथड है। ये जो हेडली मॉडल है, इसमें दो अजम्पशंस किए गए। कौन कौन से दो अजम्पशंस किए गए? एक तो ये माना गया कि अर्थ का जो सरफेस है वो एकदम होमोजीनियस है। हालांकि हमें पता है कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हेडली मॉडल में ये माना गया कि अर्थ का सरफेस एकदम होमोजीनियस है। और दूसरा ये माना गया कि ये जो हमारी अर्थ है, ये एकदम स्टेशनरी बॉडी है। हमें ये भी पता है कि ऐसा भी नहीं होता, लेकिन हेडली मॉडल में ये भी माना गया कि जो अर्थ है वो एकदम स्टेशनरी बॉडी है। देखो, बेहद सिंपल, हेडली मॉडल को यूनिसेलुलर मॉडल भी बुलाया जाता है। हेडली मॉडल को यूनिथर्मल मॉडल भी बुलाया जाता है। ये जो हेडली मॉडल है, ये एकदम सिंपल मॉडल है। ये जो हेडली मॉडल है, इसमें दो अजम्पशंस किए गए। एक तो ये माना गया कि अर्थ का सरफेस एकदम होमोजीनियस है और दूसरा ये माना गया कि अर्थ स्टेशनरी बॉडी है। हेडली मॉडल में क्या कहा गया? देखो, मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ का सरफेस है। मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ का सरफेस है और मान लेते हैं कि ये ट्रोपोस्फेयर की लिमिट है। मान लेते हैं कि ये ट्रोपोस्फेयर की लिमिट है। अब ये जो अर्थ का सरफेस है, इस अर्थ के सरफेस के ऊपर यहाँ पे कहीं पे इक्वेटर है, यहाँ पे कहीं पे इक्वेटर है, यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे दूसरा पोल है। हेडली मॉडल में क्या कहा गया कि देखो, इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इस वजह से इक्वेटर के ऊपर जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। और हमें ये पता है कि हॉट एयर राइजेस अप। जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ राइज करती है, वो ऊपर की तरफ उठती है। क्योंकि इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा था तो एयर गर्म हुई और हॉट एयर राइजेस अप, और इस एयर के राइज अप होने की वजह से इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अच्छा, ये जो एयर राइज अप कर रही है, ये ट्रोपोस्फेयर तक राइज अप करेगी और फिर ये जो एयर है ये डाइवर्ज हो जाएगी और ये जो एयर है ये पोल्स की तरफ मूव करने की शुरुआत कर देगी। ये पोल्स की तरफ मूव करने की शुरुआत कर देगी। अच्छा, जैसे जैसे ये एयर ऊपर ट्रेवल करेगी, पोल्स की तरफ ट्रेवल करेगी, वैसे वैसे ये जो एयर है ये कोल्ड होती जाएगी और कोल्ड एयर जो है वो हैवी होती है। पोल्स तक पहुंचते पहुंचते ये जो एयर है ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी। और हैवी होने की वजह से ये जो एयर है ये पोल्स के ऊपर सिंक करेगी। ये जो एयर है ये पोल्स के ऊपर सिंक करेगी
और पोल्स के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। पोल्स के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये जो एयर सिंक करके नीचे आई, अल्टीमेटली ये जो एयर है ये एक बार फिर से इक्वेटर की तरफ मूव करने की शुरुआत कर देगी। ये एक बार फिर से इक्वेटर की तरफ जाने की शुरुआत कर देगी। ये जो एक साइकिल क्रिएट हुई, इस साइकिल को क्या बुलाया जाता है? इस साइकिल को सेल बुलाया जाता है। अच्छा, अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो हेडली मॉडल में क्या कहा जा रहा है कि देखो, इक्वेटर के ऊपर क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था तो हवा गर्म हुई, और हवा जो गर्म होती है वो ऊपर की तरफ राइज करती है। ये जो हॉट एयर राइज अप कर रही है, इसकी वजह से इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ये जो हॉट एयर राइज अप करेगी, ये ट्रोपोस्फेयर तक जाएगी और फिर ये डाइवर्ज हो जाएगी और पोल्स की तरफ मूव करने की शुरुआत करेगी। पोल्स की तरफ जाते जाते ये जो एयर है ये बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगी। कोल्ड एयर हैवी होती है और हैवी होने की वजह से ये जो एयर है ये पोल्स के ऊपर सिंक करेगी और पोल्स के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। पोल्स के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ये जो एयर पोल्स के ऊपर सिंक कर रही है, सिंक करने के बाद एक बार फिर से ये जो एयर है ये इक्वेटर की तरफ मूव करने की शुरुआत कर देगी। अगर सिंपल तौर पे देखो तो ये जो हेडली मॉडल है इसमें 3 प्रेशर बेल्ट्स की बात की जा रही है। कौन कौन सी 3 प्रेशर बेल्ट्स? एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर, दूसरी पोलर हाई प्रेशर और तीसरी ये वाला पोलर हाई प्रेशर। लेकिन ये जो तीनों प्रेशर बेल्ट्स हैं इनका ओरिजिन थर्मल ही हो रहा है। इनका ओरिजिन थर्मल है। भाई, इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा था, इस वजह से हॉट एयर हुई और हॉट एयर ने राइज अप करने की शुरुआत करी और इस वजह से इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हुआ। और पोल्स के ऊपर टेम्परेचर कम था, हवा ठंडी हुई, कोल्ड एयर हैवी होती है और इस वजह से एयर ने सिंक करने की शुरुआत करी और पोल्स के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। तो हेडली मॉडल में बड़ा सिंपल तौर पे 3 प्रेशर बेल्ट्स की बात की जा रही है और ये जो तीनों प्रेशर बेल्ट्स हैं इनका ओरिजिन थर्मल है। देखो, ये जो हेडली मॉडल है इनिशियल टाइम पीरियड के हिसाब से ये जो हेडली मॉडल है ये काफ़ी कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, लेकिन बहुत ही सिंपल मॉडल है। एक्चुअल में जो हमारे एटमॉस्फेयर का जनरल सर्कुलेशन है उसको पूरे तरीके से इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो फर्दर स्टडीज को कंडक्ट किया गया और एक और मॉडल प्रेजेंट किया गया, और वो जो एक और मॉडल प्रेजेंट किया गया उसको क्या बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है फेरेल्स मॉडल। क्या बुलाया जाता है? फेरेल्स मॉडल बुलाया जाता है। ये जो फेरेल्स मॉडल है इसको डायनामिक मॉडल भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? डायनामिक मॉडल भी बुलाया जाता है, या इसको सेल्यूलर मॉडल भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? सेल्यूलर मॉडल भी बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो फेरेल्स मॉडल है इसमें ये तो माना गया कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है। हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है। हेडली मॉडल में ये नहीं माना गया था। हेडली मॉडल में क्या माना गया था? कि अर्थ स्टेशनरी बॉडी है। लेकिन फेरेल्स मॉडल में ये माना गया कि हमारी अर्थ रोटेट करती है। लेकिन फेरेल्स मॉडल में भी एक अजम्पशन किया गया, और वो अजम्पशन क्या था? कि अर्थ का सरफेस जो है वो एकदम होमोजीनियस है। हमें ये पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन फेरेल्स मॉडल में भी और हेडली मॉडल में भी, दोनों में ही ये माना गया कि अर्थ का सरफेस जो है वो होमोजीनियस है। अच्छा, आगे चल के हम फेरेल्स मॉडल के बारे में बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि फेरेल्स मॉडल में 3 वर्टिकल सेल्स देखने को मिलती हैं। कितनी वर्टिकल सेल्स देखने को मिलती हैं? 3 वर्टिकल सेल्स देखने को मिलती हैं। इसलिए ये जो फेरेल्स मॉडल है इसको कभी कभी ट्राई सेल्यूलर मॉडल भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? ट्राई सेल्यूलर मॉडल भी बुलाया जाता है। बेहद सिंपल, फेरेल्स मॉडल की कहानी क्या है? ये जो फेरेल्स मॉडल है इसको डायनामिक मॉडल या इसको सेल्यूलर मॉडल भी बुलाया जाता है। ये जो फेरेल्स मॉडल है इसमें ये माना गया कि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, इसको कंसिडर किया गया। लेकिन एक अजम्पशन भी लिया गया, और वो अजम्पशन क्या था? कि अर्थ का सरफेस एकदम होमोजीनियस है। अच्छा, फेरेल्स मॉडल में क्या कहा गया? मान लेते हैं कि ये अर्थ का सरफेस है, मान लेते हैं कि ये अर्थ का सरफेस है, और मान लेते हैं कि ये ट्रोपोस्फेयर की टॉप लिमिट है, ये ट्रोपोस्फेयर की अपर लिमिट है, और ये है अर्थ का सरफेस। अब अर्थ के सरफेस पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कहीं पे इक्वेटर है, यहाँ पे कहीं पे इक्वेटर है, यहाँ पे एक पोल है और यहाँ पे दूसरा पोल है। फेरेल्स मॉडल में क्या बोला गया कि देखो, इक्वेटर के ऊपर
टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है तो हवा गर्म हो जाती है, और ये जो हॉट एयर होती है ये ऊपर की तरफ राइज करने की शुरुआत करती है। बिल्कुल वैसी ही बात की गई जैसी हेडली मॉडल में बात की गई थी। हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ राइज अप करती है, और इस वजह से इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अच्छा, ये जो हॉट एयर राइज अप कर रही है ये ट्रोपोस्फेयर तक राइज अप करती है, और फिर ये डाइवर्ज हो जाती है और ये पोल्स की तरफ मूव करने की शुरुआत करती है। ये क्या है? ये पोल्स की तरफ मूव करने की शुरुआत करती है। लेकिन लगभग 30 डिग्री नॉर्थ और लगभग 30 डिग्री साउथ आते आते ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, इस सब ट्रॉपिकल रीजन तक आते आते ये जो हवा है ये ठंडी हो जाती है, ये कोल्ड हो जाती है, और कोल्ड एयर हैवी होती है। और ये जो कोल्ड हैवी एयर है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में लगभग 30 डिग्री नॉर्थ और लगभग 30 डिग्री साउथ के ऊपर सिंक करने की शुरुआत कर देती है, और यहां पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। यहां पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बेहद सिंपल, लगभग 30 डिग्री नॉर्थ और लगभग 30 डिग्री साउथ पे ये जो कोल्ड एयर है ये सिंक करने की शुरुआत कर देती है और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अच्छा, ये जो एयर सिंक करके नीचे आई इसमें से कुछ एयर वापस से इक्वेटर की तरफ चली जाती है, वापस से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ चली जाती है, और कुछ एयर जो है वो पोल्स की तरफ मूव करने की शुरुआत करती है। कुछ एयर जो है वो पोल्स की तरफ मूव करने की शुरुआत करती है। लेकिन लगभग 60 डिग्री नॉर्थ और लगभग 60 डिग्री साउथ आते आते, या फिर ये कहें कि लगभग सब पोलार रीजन में आते आते ये जो एयर है ये एक बार फिर से रिलेटिवली गर्म हो जाती है, और ये जो हॉट एयर है ये एक बार फिर से राइज अप करने की शुरुआत करती है। ये जो हॉट एयर है ये एक बार फिर से ऊपर की तरफ जाने की शुरुआत करती है, राइज अप करने की शुरुआत करती है, और ये जो सब पोलर रीजन है यहाँ पे एक बार फिर से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ये जो सब पोलर रीजन है यहाँ पे एक बार फिर से लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अच्छा, ये जो एयर राइज अप करी इसमें से कुछ एयर वापस से सब ट्रॉपिकल रीजन की तरफ मूव करने की शुरुआत कर देती है, सब ट्रॉपिकल रीजन की तरफ मूव करने की शुरुआत कर देती है, और कुछ एयर जो है वो पोल्स की तरफ मूव करने की शुरुआत कर देती है। कुछ एयर जो है वो पोल्स की तरफ मूव करने की शुरुआत कर देती है। अच्छा, पोल्स पे पहुंचते पहुंचते एक बार फिर से ये जो एयर है ये ठंडी हो जाती है, हैवी हो जाती है, और कोल्ड एयर, हैवी एयर जो है वो एक बार फिर से पोल्स के ऊपर सिंक करती है, पोल्स के ऊपर सिंक करती है, और पोल्स के ऊपर एक बार फिर से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। पोल्स के ऊपर एक बार फिर से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और ये जो एयर सिंक करके नीचे आ रही है ये एक बार फिर से सब पोलार लो की तरफ, सब पोलार लो की तरफ मूव करने की शुरुआत कर देती है। बेसिक सिंपल सी बातचीत। अच्छा, अब अगर देखो तो ये जो साइकिल्स क्रिएट हुई इन साइकिल्स को क्या बोलते हैं? इनको सेल बोलते हैं। ये जो पहली सेल है, ये जो पहली सेल है दोनों हेमिस्फीयर में, इस सेल को क्या बुलाया जाता है? इस सेल को हेडली सेल बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? हेडली सेल। भाई सबसे पहले हेडली मॉडल आया था तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट इस पहली सेल को क्या बुलाया जाता है? हेडली सेल बुलाया जाता है। ये जो दूसरी सेल है, ये जो दूसरी सेल है, इस दूसरी सेल को फेरल सेल बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? फेरल सेल बुलाया जाता है। और ये जो तीसरी सेल है, ये जो तीसरी सेल है, इस सेल को पोलार सेल बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? पोलार सेल बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? पोलार सेल बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, बड़ा सिंपल है। अब अगर फेरल्स मॉडल की बात करें तो ये जो फेरल्स मॉडल है इसमें 7 प्रेशर बेल्ट्स की बात हो रही है। कौन कौन सी 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं? एक तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर वाली, ये वाली जो है, एक तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर वाली बेल्ट है। दूसरी अगर देखें तो दो पोलार हाई प्रेशर वाली बेल्ट्स हैं, दो पोलार हाई प्रेशर वाली बेल्ट्स हैं। फिर दो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाली बेल्ट्स हैं, दो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाली बेल्ट्स हैं, और दो ही सब पोलार लो प्रेशर वाली बेल्ट्स हैं, दो ही सब पोलार लो प्रेशर वाली बेल्ट्स हैं। तो टोटल कितनी बेल्ट्स हैं? टोटल 7 बेल्ट्स हैं। लेकिन
इन 7 प्रेशर बेल्ट्स में से एक ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है और 2 ये जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स हैं, इनका ओरिजिन कैसा है? इनका ओरिजिन अभी भी थर्मल है। कहानी यहीं से शुरू हुई है कि इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए हवा गर्म होती है, हॉट एयर राइजेस अप, और इस वजह से इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और कहानी यहीं पे खत्म हुई है कि पोल्स के ऊपर क्योंकि हवा कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो ये जो हैवी कोल्ड एयर है ये पोल्स के ऊपर सिंक करती है और हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर है और ये जो दोनों पोलर हाई प्रेशर्स हैं, इनका ओरिजिन कैसा है? इनका ओरिजिन थर्मल है। लेकिन ये जो दो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और दो सब पोलर लो प्रेशर बन रहे हैं, इनका ओरिजिन कैसा है? इनका ओरिजिन डायनामिक है। इनका ओरिजिन कैसा है? डायनामिक है। नेसेसरली टेम्परेचर का इसमें रोल नहीं है। वो जो एयर ट्रेवल कर रही है, उस ट्रेवल करते टाइम पे एयर ठंडी हो गई तो एयर ने सिंक किया इस सब ट्रॉपिकल रीजन में और हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। फिर फर्दर एयर ट्रेवल कर रही थी अर्थ के सरफेस के ऊपर और सब पोलर रीजन तक पहुंचते पहुंचते एयर जो है वो रिलेटिवली गर्म हो गई, इसलिए एक बार फिर से एयर ने राइज अप करने की शुरुआत करी और सब पोलर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। तो ये जो सब ट्रॉपिकल हाई और सब पोलर लो है, ये डायनामिकली क्रिएटेड है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। अच्छा, ये तो हमने प्लेन में देख लिया कि प्लेन में ये जो हेडली मॉडल है और ये जो फेरल मॉडल है, इन दोनों की कहानी क्या है। अगर इसको थोड़ा सा अर्थ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके का दिखाई देगा? देखो, थोड़ा सा बड़ा सा क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है। अरे यार, ये तो बहुत ही गंदा डायग्राम हो रहा है। एक बार फिर से, एक मिनट दो मुझे। देखो, मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है। मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है। अब ये ठीक डायग्राम बन गया है, इससे काम चल जाएगा। अच्छा, अर्थ के ऊपर अगर देखो तो ये है इक्वेटर। ये क्या है? ये है इक्वेटर। ये है 0 डिग्री इक्वेटर। और इक्वेटर पे कैसा प्रेशर होता है? लो प्रेशर होता है। फिर अगर लगभग यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ, ये है 30 डिग्री नॉर्थ, और लगभग यहाँ पे ये है 30 डिग्री साउथ, ये है 30 डिग्री साउथ। ये कौन सा रीजन है? ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। ये कौन सा रीजन है? ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। और ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे कौन सा प्रेशर देखने को मिलता है? यहाँ पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, अभी अभी हमने बात की है। फिर यहाँ पे लगभग ये है 60 डिग्री नॉर्थ। ये क्या है? 60 डिग्री नॉर्थ है। और ये नीचे ये है 60 डिग्री साउथ। ये क्या है? 60 डिग्री साउथ। बेसिकली ये है सब पोलर रीजन। ये कौन सा है? ये सब पोलर रीजन है। और सब पोलर रीजन में कौन सा प्रेशर देखने को मिलता है? लो प्रेशर देखने को मिलता है। सब पोलर रीजन में कौन सा प्रेशर देखने को मिलता है? लो प्रेशर देखने को मिलता है। और ये है पोल्स। पोल्स पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है। पोल्स पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अभी अभी इसके बारे में हमने बातचीत की है। अच्छा, अब अगर एयर की बात करें तो एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। विच मीन्स कि अगर इस एरिया को कंसीडर करें, ये जो हेडली सेल है, इस हेडली सेल को अगर कंसीडर करें तो एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कुछ इस तरीके से मूव करनी चाहिए। लेकिन इस पर कोरियोलिस फोर्स भी लग रहा है। और हमने ये पढ़ा था कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड को राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। मतलब ये जो विंड का मूवमेंट है ये एकदम सीधा नहीं होगा। विंड जो है वो कुछ इस तरीके से घूम जाएगी। विंड जो है वो कुछ इस तरीके से घूम जाएगी और विंड का मूवमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। सदर्न हेमिस्फीयर की ये जो हेडली सेल है इसके बारे में बात करें तो आमतौर पे विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सीधे सीधे आ जाती है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो कोरियोलिस फोर्स है इसकी वजह से विंड जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करती है। तो होगा क्या कि ये जो विंड है ये कुछ इस तरीके से घूम जाएगी। ये जो विंड है ये कुछ इस तरीके से घूम जाएगी। ये जो विंड है ये कुछ इस तरीके से घूम जाएगी। ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर और साउथ का सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, इनके बीच में विंड्स का मूवमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अच्छा, इक्वेटर पे ये जो दोनों ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहां से एयर आ रही है और कन्वर्ज कर रही है, इसलिए ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर है इसको ITCZ भी बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? ITCZ। ITCZ का मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन।
नाम से ही क्लियर है कि दोनों ट्रॉपिक्स पे से एयर जो है वो इस इक्वेटोरियल लो प्रेशर पे कन्वर्ज कर रही है, इसलिए इसको ITCZ भी बुलाया जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी बुलाया जाता है। अच्छा, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि विंड का नाम विंड जिस डायरेक्शन से आ रही होती है उसके ऊपर रखा जाता है। अब अगर ये जो विंड है इसको कंसीडर करें तो ये कौन सी डायरेक्शन से आ रही है? ये आ रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। कौन सी डायरेक्शन से आ रही है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। तो ये जो विंड्स हैं इनको क्या बुलाया जाता है? इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बुलाया जाता है। और अगर सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ये जो विंड है ये किस डायरेक्शन से आ रही है? ये आ रही है साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। किस डायरेक्शन से आ रही है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन से। तो ये जो विंड्स हैं इनको क्या बुलाया जाता है? इनको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो सब ट्रॉपिकल हाई है और ये जो सब पोलर लो है, इसकी अगर बात करें तो नॉर्मली अगर देखें तो एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करके चली जाती है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स लग रहा है और कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो विंड है वो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी, मतलब कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। लेकिन क्योंकि ये जो एरिया है ये इक्वेटर से दूर है तो कोरियोलिस फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? बट ऑब्वियस सी बात है कोरियोलिस फोर्स ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा देखने को मिलता है और विंड जो है वो लगभग कुछ इस तरीके से फ्लो करती है। विंड जो है वो लगभग कुछ इस तरीके से फ्लो करते हुए लो प्रेशर की तरफ जाती है। और अगर इधर देखोगे सदर्न हेमिस्फीयर में तो वही सिंपल रूल, विंड आमतौर पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सीधे सीधे जानी चाहिए थी, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से होगा क्या? कोरियोलिस फोर्स की वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में विंड का डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड में होगा, मतलब विंड कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। और क्योंकि ये इक्वेटर से दूर है तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स की वजह से ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, विंड जो है वो लगभग ज्यादा डिफ्लेक्ट होकर कुछ इस तरीके से जाएगी। अब अगर देखो विंड का ओरिजिन कहां से हो रहा है, एक तरीके से वेस्ट से ओरिजिन हो रहा है, तो ये जो विंड्स हैं इनको क्या बुलाया दिया है? इनको वेस्टर्लीज बुला दिया जाता है। क्या बुला दिया जाता है? इनको वेस्टर्लीज बुला दिया जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक विंड जो है वो फ्लो करती, लेकिन कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में डिफ्लेक्ट करेगा और विंड जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करते हुए आएगी और सदर्न हेमिस्फीयर में कुछ इस तरीके से फ्लो करते हुए आएगी। ये जो पोलार रीजन के हाई प्रेशर से विंड फ्लो करके आ रही है ये ईस्ट डायरेक्शन से फ्लो करके आ रही है, तो इनको क्या बोल देते हैं? इनको पोलार ईस्टर्लीज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पोलार ईस्टर्लीज बोल देते हैं। बेहद सिंपल। हालांकि इस सब के बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर से मैंने फटाफट से एक्सप्लेन कर दिया कि विंड्स को नाम कैसे दिया जाता है, विंड्स कैसे फ्लो कर रही हैं, और बाकी ये जो हेडली सेल है, ये फेरल सेल है, ये पोलार सेल है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, ये सब पोलार लो प्रेशर है और ये पोलार हाई प्रेशर है। इसके बारे में तो अभी अभी हमने इन डिटेल पढ़ा है, बातचीत की है। अच्छा, यही सब कुछ टेक्स्ट में लिखा हुआ है। ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को तो हमने पढ़ लिया, पूरा डिटेल में अभी अभी देखा है। टेक्स्ट को और देख लेते हैं फटाफट से। अच्छा, टेक्स्ट को हम शुरू करें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, अब फटाफट से टेक्स्ट देखते हैं। देखो, द एयर एट द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, द एयर एट द ITCZ राइजेस। क्यों राइज करती है? बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन कॉज्ड बाय हाई इंसोलेशन एंड लो प्रेशर इज क्रिएटेड। इक्वेटर के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। द विंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स कन्वर्ज एट दिस लो प्रेशर जोन। ट्रॉपिक से जो विंड्स होती हैं वो इस इक्वेटोरियल लो प्रेशर में कन्वर्ज होने लग जाती हैं, आने लग जाती हैं। द कन्वर्ज एयर राइजेस अलोंग विद द कन्वेक्टिव सेल। एयर कन्वर्ज होती जा रही है और इक्वेटर के ऊपर से राइज अप होती जा रही है। ये जो एयर राइज अप हो रही है ये ट्रोपोस्फेयर के टॉप तक पहुंचती है और फिर पोल्स की तरफ मूव करने की शुरुआत कर देती है, लेकिन लगभग 30 डिग्री नॉर्थ आते आते, लगभग 30 डिग्री साउथ आते आते
ये जो एयर है ये एक्यूमुलेट होने लग जाती है, और ये जो एयर एक्यूमुलेट हो रही है ये अल्टीमेटली सिंक होने लगती है और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर को फॉर्म करती है। ये जो ठंडी एयर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे सिंक हुई, इसकी वजह से सब ट्रॉपिकल हाई क्रिएट होता है। अच्छा, नीचे सरफेस पे ये जो एयर है, ये एयर जो है कुछ तो इक्वेटर की तरफ फ्लो करने लग जाती है और कुछ जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में पोल्स की तरफ जाने लग जाएगी। अच्छा, इक्वेटर के ऊपर ये जो विंड्स हैं ये दोनों तरफ से कन्वर्ज होती हैं और कन्वर्ज होती हैं इन द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसके बारे में अभी हमने बात की है। अच्छा, अब ये जो एक साइकिल बनी, इस एक साइकिल को क्या बुलाया जाता है? इस एक साइकिल को सेल बुलाया जाता है। ये जो पहली सेल बनी, ये जो पहली सेल बनी थी, इस पहली सेल को क्या बुलाया जाता है? इस पहली सेल को हेडली सेल बुलाया जाता है। अच्छा, मिडिल लैटिट्यूड्स में क्या होता है? मिडिल लैटिट्यूड्स में कुछ एयर तो पोल्स की तरफ से आ रही होती है और कुछ एयर जो है वो सब ट्रॉपिकल हाई की तरफ से आ रही होती है, और यहाँ पे भी एक सेल क्रिएट होती है। इस सेल को क्या बोल देते हैं? इस सेल को फेरल सेल बोल देते हैं। देखो, ये जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को हमने बहुत सिंपल तौर पे यहाँ पे समझ लिया है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो टेक्स्ट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और अगर टेक्स्ट ना भी समझ में आए तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो इन सारी चीज़ों को। आपको तो ये जो फंक्शनिंग है, इस फंक्शनिंग को समझना है, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को समझना है। तो एक हेडली सेल क्रिएट हो जाती है, दूसरी फेरल सेल क्रिएट हो जाती है। अच्छा, पोलर लैटिट्यूड्स की अगर बात करें तो जो कोल्ड डेंस एयर होती है वो सबसाइड करती है, वो नीचे आती है पोल्स के पास में, और ये जो पोल्स की तरफ एयर सिंक होती है ये अल्टीमेटली मिडिल लैटिट्यूड्स की तरफ जाती है। अच्छा, ये जो सेल क्रिएट होगी इसको क्या बुलाया जाता है? इसको पोलार सेल बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इसको पोलार सेल बुलाया जाता है। बेसिक सिंपल सी बातचीत है, यही सब कुछ हमने अभी अभी अपने मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हुए देखा है। अच्छा, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड्स टू हायर लैटिट्यूड्स मेंटेन्स द जनरल सर्कुलेशन। ये जो ट्रॉपिक्स वाले रीजन से पोल्स वाले रीजन्स तक एनर्जी का हीट ट्रांसफर हो रहा है, यही हीट ट्रांसफर जो है वो जनरल सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, ये जो जनरल सर्कुलेशन है एटमॉस्फेयर का, ये ओशंस को भी इफेक्ट करता है। ये जो जनरल सर्कुलेशन है इसकी वजह से ओशन करंट्स का मूवमेंट देखने को मिलता है। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तेज देखने को मिलेगा तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में धीमे देखने को मिलेगा। ये जो ओशन करंट्स हैं इनका एग्जैक्टली मूवमेंट किस तरीके से होता है और किस तरीके से जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओशंस को अफेक्ट करता है, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे, आगे चलते हुए बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर किस तरीके का दिखाई देता है। देखो, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को मैंने एक एक करके रीड नहीं किया है, लेकिन हाँ, जो बातचीत है, जो आइडिया है, जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया है तो इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो अपनी लैंग्वेज में बना के आप लिख सकते हो। और आज की बातचीत हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।